सिद्धिया के रिसेप्शन की फोटो ग्वालियर के राजावत हाउस में वह लड़का अपने हाथों में लेकर देख रहा होता है। उसने अपना लाइटर जलाया और उस तस्वीर में से शिवराज और शिवांश के भाग को जला दिया। अब इस तस्वीर में सिर्फ आराध्या ही रह गई थी, जिसे वह लड़का हवस भरी नजरों से निहार रहा था। विश्वजीत राजावत नाम है हमारा। आज तक हमने जो चाहा है वो पा लिया है। तुम्हें भी अपना बना लेंगे हम, आराध्या, क्योंकि खूबसूरत चीज राठौर के पास शोभा नहीं देती। बस कुछ दिन हम अपने परम मित्र मिस्टर शिवराज सिंह राठौर को सुकून की नींद सोने देना चाहते हैं। उसके बाद तो उनकी नींद परमानेंट कर देंगे। एक ऐसी नींद में भेज देंगे उन्हें कि वे कभी जाग ही ना पाएंगे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे विश्वजीत, पीछे से एक कड़क आवाज आती है, जो कि विश्वजीत के पिता अमरजीत जी की होती है। हम ऐसा ही करेंगे और हमें कोई भी नहीं रोक सकता, ना आप ना ही भगवान। हम उस शिवराज को उसकी असली औकात दिखा देंगे, जिसकी वजह से आज हमारी बहन हम सबके बीच नहीं है और हमें अपनी पहचान छुपानी पड़ रही है। आप राजस्थान के राजा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। विश्वजीत राजावत, आप जिसकी औकात दिखाने की बात कर रहे हैं ना, उसके सामने आपकी कोई औकात नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि आप उनसे दूर रहें। अमरजीत की बातें सुनकर विश्वजीत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अब तक तो सिर्फ उदयपुर का राजा की ही बात थी, लेकिन अब शिवराज पूरे राजस्थान का राजा बन चुका था, क्योंकि शिवराज ने पूरे राजस्थान के लिए बहुत कुछ किया था और राजस्थान की जनता भी उससे बहुत खुश थी। इसलिए सबने मिलकर शिवराज को राजस्थान के राजा के पद के लिए चुना और कल उसकी ताजपोशी भी हो गई। विश्वजीत की यह हैरानी को देखकर अमरजीत जी कहते हैं, हैरान मत हो, शिवराज के कर्म ही ऐसे हैं कि पूरे राजस्थान की जनता उन्हें पसंद करती है और उनके समक्ष खुद को महफूज समझती है। इसलिए उन्हें यह राजगद्दी दी गई है और वह इनके काबिल भी है। आप जिस बात का बदला लेने की सोच रहे हैं, उसमें सरासर गलती आपकी और आपकी बहन की ही थी, शिवराज की नहीं। और वैसे भी आपने शिवराज से बदला लेने के लिए बहुत कुछ गलत किया है। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है और एक नवजात शिशु को उसकी मां से दूर कर दिया है। और अब जब उनकी जिंदगी में आराध्या खुशियां बनकर आई है, तो तुम उसे भी बर्बाद करने चले हो। हम तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं विश्वजीत, अपने सर से बदले के भूत को उतार दो, वरना हम तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे। आगे तुम्हारी मर्जी। शिवराज और आराध्या की जिंदगी में आगे कौन सी नई मुश्किल आ रही है, जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी अर्धांगिनी का अगला एपिसोड। मैं तेरी अर्धांगिनी भाग 23। ग्वालियर के राजावत पैलेस में अमरजीत जी की बातें सुनकर विश्वजीत बहुत हैरान होता है। अब तक बात सिर्फ उदयपुर के राजा की ही थी, लेकिन अब शिवराज पूरे राजस्थान का राजा बन चुका था, जिसे नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल था। कोई और भी था जिसने विश्वजीत और अमरजीत जी की बातें सुन ली थी और अब उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वाव, अब मौका आ गया है तुम्हारी जिंदगी में वापस आने का। पहले भी आई थी तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन तुम्हें बर्बाद करने के लिए। लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा सब कुछ बनने के लिए आ रहे हैं हम। मैं जानती हूं आज भी तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं हूं और हमेशा रहूंगी। आखिर तुम्हारे बच्चे की मां जो हूं मैं जानती हूं तुम मुझे अपना लोगे।
विश्वजीत ने मुझे सिर्फ तुमसे बदला लेने का और तुम तक पहुंचने का एक जरिया समझा था। मेरी ही बदौलत एक बार फिर तुम्हारी जिंदगी में वो दस्तक देने वाला था, लेकिन अब मैं उसका साथ नहीं दूंगी। आखिर है ही क्या उसके पास? तुम्हें देखो, पहले तो तुम सिर्फ उदयपुर के राजा बनने वाले थे, अब पूरे राजस्थान के राजा हो। तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारी बीवी बनकर मैं भी तो पूरे राजस्थान की हुक्मरानी सा बन जाऊंगी। वो भी क्या दिन होंगे, मुझसे तो इंतजार ही नहीं होता। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में आने से पहले मुझे उस आराध्या को तुम्हारी जिंदगी से निकालना होगा। सुना है वो बहुत खूबसूरत है और तुम्हारे बेटे को भी बहुत प्यार करती है। उसे तुम्हारी जिंदगी से निकालना मुश्किल तो होगा, पर नामुमकिन तो नहीं। तैयार हो जाओ शिवराज, तुम्हारी जिंदगी में मैं वापस आ रही हूं, तुम्हारा प्यार बनकर। और अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी वो सो कॉल्ड वाइफ आराध्या भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर के राठौर विला के शिवराज के कमरे की बालकनी में आराध्या रेलिंग पकड़ के खड़ी थी। उसके ठीक पीछे शिवराज खड़ा था, जिसने आराध्या को अपनी बाहों में भर रखा था। आराध्या किसी गहरी सोच में थी। आराध्या ने कहा, शिव, एक बात पूछूं? शिवराज ने कहा, पूछिए। आराध्या ने पूछा, शिव, अगर कभी निशा आपकी जिंदगी में दोबारा आए तो क्या आप उन्हें अपना लेंगे? आराध्या की बात सुनकर शिवराज शांत हो गया। शिवराज को चुप देखकर आराध्या का दिल घबरा गया। सुनील से धोखा खाने के बाद बड़ी मुश्किल से आराध्या ने शिवराज के संग अपनी जिंदगी बिताने का फैसला लिया था। लेकिन अगर निशा दोबारा आई तो, और शिवराज ने उसे अपना लिया तो आराध्या फिर से टूट जाएगी। आराध्या अभी ये सब सोच रही थी कि उसके कानों में शिवराज की आवाज आती है, निशा से हमें प्यार नहीं था, सिर्फ आकर्षण था, जिसे हमने प्यार समझा था, लेकिन वो वक्त रहते खत्म हो चुका है। हमारा इश्क, हमारी मोहब्बत, हमारी इबादत और हमारा प्यार सिर्फ आप ही है। आपको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। आप सिर्फ हमारी है और हम सिर्फ आपके। हम पर सिर्फ आपका हक है और आप पर सिर्फ हमारा। आराध्या कहती है, आई लव यू हुकुम सा। शिवराज कहता है, आई लव यू टू हुकुम रानी सा। आराध्या कहती है, अगर निशा शिवांश को मोहरा बनाकर आप तक पहुंचना चाहेंगी तो? शिवराज ने कहा, शिवांश पर अब उसका कोई हक नहीं है, क्योंकि डिवोर्स पेपर पर साइन करते वक्त हमने उससे एक और ऑफिशियल पेपर पर साइन करवाए थे, जिसमें यह साफ लिखा हुआ है कि भविष्य में निशा कभी भी शिवांश पर अपना हक नहीं जता सकती है या शिवांश की कस्टडी के लिए कोई केस फाइल नहीं कर सकती है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, हम और शिवांश सिर्फ आपके हैं और आप भी सिर्फ हमारी। इतना कहकर शिवराज आराध्या के होठों पर अपने होठ रख देता है। दोनों अपने इस पहले रोमानी लम्हे को महसूस करने लगते हैं, इस बात से अनजान कि एक मुसीबत उनकी तरफ बढ़ रही है। मैं तेरी अर्धांगिनी भाग 24। उदयपुर के राठौर विला का शिवराज का रूम। शिव और आराध्या दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे। उन दोनों की किस बहुत इंटेंस हो गई थी। शिवराज ने आराध्या को कमर से पकड़ के अपने बिल्कुल करीब कर रखा था। शिवराज के हाथ आराध्या की कमर पर थिरक रहे थे। जब आराध्या को सांस लेने में तकलीफ होने लगी
तब जाकर शिवराज ने उसे छोड़ा। शिवराज की गहरी नजरें आराध्या के चेहरे पर टिकी हुई थी, जिससे आराध्या शर्माकर शिवराज के सीने में सिमट गई। शिवराज ने भी मुस्कुराते हुए आराध्या को अपनी बाहों में भर लिया। वह दोनों अपने एक रोमानी पल को जी रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनकी खुशहाल जिंदगी में ग्रहण लगाने के लिए बहुत सारी मुसीबतें उनकी तरफ बढ़ रही थी। कुछ देर इसी तरह एक दूसरे के आगोश में रहकर वो दोनों कमरे में आ जाते हैं और शिवांश के पास जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह शिवराज, आराध्या और शिवांश तैयार होकर डाइनिंग एरिया में चले जाते हैं, जहां घर के सारे लोग उनका इंतजार कर रहे थे। शिवराज और आराध्या ने अपनी कंपनी को मर्ज कर लिया था, जिससे दोनों साथ में ही काम करने लगे थे। साथ ही शिवराज के ऊपर पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी भी थी। नाश्ता करके शिवराज, आराध्या शिवांश को लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो उस तरफ ग्वालियर में रानावत हाउस में माहौल बहुत अजीब सा था। अमरजीत जी की बातें सुनकर विश्वजीत बिल्कुल शांत सा हो गया था। उससे यह बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि शिवराज को पूरे राजस्थान का राजा बना दिया गया है। लेकिन क्या वाकई वो शांत है या यह किसी तूफान के आने से पहले की शांति है? विश्वजीत अपने मन में सोच रहा होता है, इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला शिवराज। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहन को खोया है, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी पहचान छुपानी पड़ी है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हें इस तरह से जीतने दूं? इतना महान नहीं हूं मैं। बहुत ही जल्द तुम्हारी खुशियों में ग्रहण लगाऊंगा, और जिसकी शुरुआत होगी आज से। विश्वजीत अपना फोन निकालकर अपने मैनेजर को कुछ समझाता है और उससे बात करने के बाद कुटिलता से मुस्कुराते हुए निशा के कमरे में चला जाता है। विश्वजीत निशा के कमरे के पास पहुंचकर कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? निशा अपने मन में सोचती है, ये क्यों आया है यहाँ? अब कौन सी नई चाल चली? कोई भी चाल चलने दो, लेकिन तुम शिवराज से नहीं जीत सकते। सोच से बाहर वो प्रत्यक्ष में कहती है, अरे आओ ना। विश्वजीत कहता है, तुम जानती हो ना निशा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। निशा अपने मन में कहती है, प्यार? माय फुट। प्रत्यक्ष में कहती है, हाँ। विश्वजीत कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम मिलके उस शिवराज से अपना बदला लेंगे, और अब वह टाइम आ गया है जब हम उससे अपना बदला ले सके और उसे बर्बाद कर सके। निशा अपने मन में कहती है, शिवराज को बर्बाद? इन योर ड्रीम्स बेबी, यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज यू आर अ ब्लडी लूजर। पर वो प्रत्यक्ष में कहती है, साफ साफ कहो। विश्वजीत कहता है, निशा, हम दोनों का यह सपना है कि हम शिवराज को बर्बाद करके उसकी गद्दी हासिल कर ले और शादी कर ले और फिर खुशहाल जिंदगी बिताए, जिसके लिए हमें शिवराज पर नजर रखनी पड़ेगी। और मैं चाहता हूं कि यह काम तुम करो, क्योंकि मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। तुम शिवराज के घर पर जाओ और उस पर नजर रखो और उसकी बीवी को उससे अलग कर दो, क्योंकि शिवराज की जान उसकी बीवी और बच्चे में मस्ती है। ये बात सुनकर निशा अपने मन में कहती है, अरे वाह, ये बेवकूफ तो खुद से ही मुझे वहां भेज रहा है, बट मैं वहां इसके लिए नहीं, खुद के लिए जा रही हूं। मेरा मकसद शिवराज को बर्बाद करना नहीं, बल्कि आराध्या और शिवांश को शिवराज की जिंदगी से निकालना है और खुद शिवराज की लाइफ में आना। इसी सोच के साथ वो प्रत्यक्ष रूप में कहती है, हाँ मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, और तुम्हारे लिए ये तो क्या, मैं तो अपनी जान तक भी देने के लिए तैयार हूं। विश्वजीत कहता है, थैंक यू निशा, बहुत जल्द हम दोनों अपना मकसद पूरा करके शादी करेंगे। निशा कहती है,
वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं वहां जाऊंगी कैसे? क्योंकि शिवराज तो मुझे वहां जाने देगा ही नहीं। निशा की बात सुनकर विश्वजीत उसे कुछ बताता है, जिसको सुनकर निशा के चेहरे पर कुटिलता आ जाती है। थोड़ी देर बात करने के बाद विश्वजीत वहां से चला जाता है। तब निशा खुद से कहती है, मैं राठौर विला तो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए। मैं वहां जाऊंगी, लेकिन शिवराज को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में जाने के लिए, उसकी जिंदगी से आराध्या को और उसके बेटे शिवांश को निकालने के लिए, हुकुम रानी सा बनने के लिए, मिसेस शिवराज सिंह राठौड़ बनने के लिए। निशा पागलों की तरह हंसने लगती है और अपने कपड़े पैक करने लगती है। कुछ देर बाद विश्वजीत जी से मिलकर वो वहां से निकल जाती है। अगली सुबह राठौड़ विला में शिवराज के रूम में आराध्या शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी साड़ी ठीक कर रही होती है। उसने रॉयल ब्लू कलर की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी। गोल्डन कलर के गले की ब्लाउज, जिसमें से उसकी गोरी पीठ साफ दिख रही थी। साड़ी में से झांकती हुई उसकी गोरी कमर, जिसमें पानी की कुछ बूंदें ठहरी हुई थी, उसे एक आकर्षक लुक दे रही थी। नहाने की वजह से भीगे हुए उसके बाल उसकी गर्दन पर चिपके हुए थे। आराध्या अपनी साड़ी ठीक करके जैसे ही शीशे में देखती है तो उसे शिवराज अपनी तरफ देखता हुआ मिलता है। शिवराज न जाने कब से ही जाग कर आराध्या की हरकतें देख रहा था। आराध्या को देखकर शिवराज की धड़कनें बढ़ जाती है और वो बिस्तर से उठकर आराध्या के पास चला जाता है। शिवराज आराध्या को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और 2 उंगलियों से उसके गले पर चिपके हुए बालों को आगे कर उसके गले पर अपने तपते होंठ को रख देता है। शिवराज की यह हरकत से आराध्या की आंखें फैल जाती है। शिवराज की हर एक किस से आराध्या सिरहने लगती है। शिवराज अपने हाथ आराध्या की साड़ी के पल्लू के नीचे उसके पेट पर रख देता है और उसे सीधी करके अपने और करीब कर लेता है। शिवराज आराध्या की गर्दन से होते हुए कंधों तक आ जाता है। शिवराज आराध्या की ब्लाउज की डोरी खोलकर उसकी पीठ पर भी किस करने लगता है। शिवराज नीचे झुककर आराध्या के पल्लू को हटाकर उसके पेट पर चूमने लगता है। दोनों ही अपने इस रोमानी पलों में पूरी तरह से मदहोश हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुमारी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती, क्योंकि उनके कानों में शिवांश की रोने की आवाज पड़ती है। शिवराज मन मारकर आराध्या से दूर हो जाता है और आराध्या शिवांश की तरफ चली जाती है। शिवराज अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। शिवराज अपने मन में सोचता है, न जाने आप में ऐसा क्या है जो हमें आपकी तरफ हमेशा खींचता है। जितना आपको देख ले हमारा मन ही नहीं भरता। आप पास होती है तो आपको छूने का मन करता है। एक पल भी आपसे दूर नहीं रह सकते हैं अब हम। अपनी ऐसी आदत लगवा दी है ना आपने हमें, बहुत ज्यादा वाली मोहब्बत हो गई है हमें आपसे। आराध्या, ये मोहब्बत अब कभी खत्म नहीं होगी। कोई हमें आपसे अलग नहीं कर पाएगा, और जिसने ये सब करने की कोशिश की ना, उसकी जान ले लेंगे हम। ऐसी फीलिंग्स हमें कभी भी निशा के लिए नहीं आई। हमें निशा से कभी मोहब्बत हुई ही नहीं थी, बस नजरों का आकर्षण था जो वक्त रहते खत्म हो गया। लेकिन हमें आपसे मोहब्बत हो गई है आराध्या। आराध्या, आई लव यू अ लॉट। शिव और आराध्या का प्यार क्या परवान लेगा, जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।
मैं तेरी अर्धांगिनी भाग 25। राठौड़ विला के शिवराज के रूम में शिवांश की रोने की आवाज सुनकर शिवराज और आराध्या एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। शिवराज एक नजर आराध्या को देखकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। आराध्या अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संभालकर शिवांश के पास चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब शिवराज वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि आराध्या शिवांश को नीचे ले जाने के लिए तैयार कर रही थी। आराध्या शिवांश को तैयार करते हुए उससे बातें कर रही थी। वहीं शिवांश भी उसकी बातें इतने ध्यान से सुन रहा था जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। इन सब में उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। वही मुस्कान शिवराज के चेहरे पर भी दिखने लगी। जिस शिद्दत और प्यार से आराध्या शिवांश को संभालती थी, उसकी यही खूबी शिवराज को बहुत पसंद आई थी। अमूमन देखा जाता है कि सौतेली माँ कभी भी सगी माँ की तरह प्यार नहीं देती, और यही डर शिवराज के मन में हमेशा से बना रहा। अगर उसने दोबारा शादी की तो क्या उसकी पत्नी शिवांश को अपना पाएगी? क्या उसे एक माँ का प्यार दे पाएगी? लेकिन आराध्या से मिलकर शिवराज का यह डर खत्म हो गया। शिवराज भी जाकर आराध्या और शिवांश के पास बैठ जाता है। शिवांश के साथ खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद कमरे में प्रेरणा आती है। शिवांश को अपने साथ ले जाते हुए शिवराज और आराध्या को जल्दी से नीचे आने का बोलकर चली जाती है। प्रेरणा के जाने के बाद शिवराज आराध्या से कहता है, आराध्या, क्या आप हमारी टाई बांध देंगी? आराध्या कहती है, जी। आराध्या शिवराज की टाई लेकर आ गई और उसके करीब होकर उसके गले में टाई बांधने लगी। शिवराज ने अपने दोनों हाथ आराध्या की कमर पर रखकर उसे अपने और करीब कर लिया। टाई बांधते हुए आराध्या के हाथ रुक गए और उसने नजर उठाकर शिवराज की तरफ देखा। शिवराज उसकी तरफ ही देख रहा था। दोनों की नजरें मिली। 2 पल ठहर के आराध्या ने अपनी नजर झुका ली। आराध्या की इस हरकत ने शिवराज के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। उसने बिना देर किए आराध्या के होठों पर अपने होठ रख दिए। आराध्या को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तब जाकर शिवराज ने उसे छोड़ा और अपने होठ आराध्या की गर्दन पर रख दिए। शिवराज के होठ आराध्या की गर्दन पर हरकत करने लगे। आराध्या के हाथ शिवराज के सीने पर थे, जिससे आराध्या शिवराज की बढ़ी हुई धड़कनों को महसूस कर पा रही थी। आराध्या ने बहुत मुश्किल से अपनी सांसों को संभालते हुए शिवराज से कहा, शिव, शिव, छोड़िए ना हमें। दी ने जल्दी से नीचे आने के लिए कहा था। शिव धीरे से आराध्या से दूर हुआ, लेकिन अभी भी उसने आराध्या को पकड़ कर रखा था। शिवराज कहता है, जान। सुनकर आराध्या का दिल कस के धड़का था। शिवराज की यही आदत तो है जो आराध्या को बहुत पसंद है। शिव आराध्या को प्यार के साथ साथ इज्जत भी देता था और उसका बेशुमार प्यार आराध्या को बहुत पसंद था। शिव कहता है, आराध्या, हम आपकी तरह ही एक प्यारी सी गुड़िया चाहते हैं, जो आपकी तरह ही खूबसूरत हो, जो आप ही की तरह रिश्तों को अहमियत देना जानती हो, जो आप ही की तरह हर चीज में सक्षम हो। हम ऐसी एक प्यारी सी छोटी सी गुड़िया चाहते हैं। शिव की बात सुनकर आराध्या हैरान हो जाती है और फिर खुद को संभाल के शिव से कहती है, शिव, शिवांश तो है ना हमारे पास, फिर हमें दूसरा बेबी करने की क्या जरूरत है? शिव, हम दूसरा बेबी नहीं करना चाहते हैं। हमें डर लगता है अगर कहीं आगे चलकर हमारे मन में शिवांश और अपने बच्चे के प्रति भेदभाव आने लगे तो हम ऐसा सपने में भी कभी नहीं सोच सकते हैं। शिवांश की वजह से ही हमें मातृत्व का सुख मिला है। उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हम कर सकते हैं और ना हम सहन कर सकते हैं।
इसलिए हम दूसरा बेबी नहीं करेंगे। हम सिर्फ शिवांश की मां बन के ही रहना चाहते हैं। शिवराज हैरान नजरों से आराध्या को देख रहा था। हर लड़की मां बनना चाहती है, मां बनने का सुख पाना चाहती है, और यहाँ आराध्या शिवांश के लिए वह सुख भी त्याग रही थी। उसे अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था और उसे आराध्या पर पूरा विश्वास था कि उनका बच्चा होने के बाद भी आराध्या कभी भी शिवांश और उस बच्चे में भेदभाव नहीं करेगी। शिवराज कहता है, आराध्या, आप एक बहुत अच्छी माँ हैं और माँ कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती। हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप कभी भी शिवांश और हमारे बच्चे में भेदभाव नहीं करेंगी। और एक और बात, हमें आपकी जैसी एक बेटी चाहिए, मतलब चाहिए। आराध्या कहती है, लेकिन शिवराज कहता है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। शिवराज ने आराध्या को गले लगा लिया और प्यार से उससे कहा, हमें आप पे बहुत गर्व है आराध्या, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि आप हमारी जिंदगी में आई। आई लव यू। आराध्या कहती है, खुश नसीब तो हम हैं जी, जो आप हमारी जिंदगी में आए और हमें शिवांश जैसा बेटा मिला। आई लव यू टू, आई लव यू टू। और फिर आराध्या कहती है, अब चलिए नीचे चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। शिवराज कहता है, जी। दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सभी लोग आराध्या और शिवराज का ही नाश्ते पर इंतजार कर रहे थे। दोनों नीचे आते हैं और आराध्या शिवराज को बैठने का इशारा करके सबको खाना सर्व करने लगती है। पायल जी कहती है, आप बैठो बेटा, नाश्ता चंदा सर्व कर देगी। आराध्या कहती है, हम पहले आप लोगों को सर्व करेंगे, फिर खुद भी नाश्ता लेकर बैठ जाएंगे। फिर आराध्या सबको नाश्ता देने लगी। कुछ लेने के लिए वो किचन में चली गई थी। तभी बाहर से दौड़ता हुआ नौकर आता है। वो थोड़ा घबराया हुआ था। उसे इस तरह आते देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। यशराज जी कहते हैं, क्या हुआ रामू, तुम इस तरह दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? रामू कहता है, मालिक वो। शिवराज कहता है, रामू काका, आराम से बताइए, इतना घबराए हुए क्यों हैं आप? रामू काका कहते हैं, साहब वो निशा मैडम आई है। रामू काका की बात किचन से बाहर आती हुई आराध्या सुन लेती है और उसके हाथ में पकड़ी हुई बाउल घबराहट में गिर जाती है। आवाज होने से सब उसकी तरफ देखते हैं। आराध्या की नजरें सिर्फ शिवराज पर थी। शिवराज आराध्या को देखकर समझ जाता है कि आराध्या निशा के आने की बात सुनकर इनसिक्योर हो रही है। शिवराज आराध्या के पास आता है और धीरे से कहता है, घबराइए मत जान, हम सिर्फ आपके हैं और आपके ही रहेंगे। हम पर सिर्फ आपका हक है और हम आपसे खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हमको और शिवांश को आपसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। हम पर यकीन तो है ना आपको? आराध्या कहती है, खुद से भी ज्यादा यकीन है आप पर। सब लोग हॉल में जाते हैं जहां निशा खड़ी थी। निशा के माथे पर बैंडेज लगा हुआ था। शिवराज को देखते हुए निशा दौड़ते हुए आती है और शिवराज के गले लग जाती है। निशा को शिवराज के करीब देखकर आराध्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह अपनी नजरें वहां से हटा लेती है। शिवराज गुस्से में निशा को खुद से दूर झटक देता है, जिससे निशा जमीन पर गिर जाती है। शिवराज गरजते हुए कहता है, ये क्या बदतमीजी है? आराध्या शिवराज के पास आती है और उसके हाथों को कस के पकड़ लेती है। आराध्या के स्पर्श से शिवराज का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। अब क्या होगा आगे? शिवराज किसे चुनेगा, निशा या आराध्या को? जानने के लिए जरूर सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।